नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए इकबाल मतीन द्वारा लिखी कहानी कैंडल कॉलोनी। उस प्यासी और बंजर धरती के समान जिस पर मेघ उमड़ उमड़ कर छाए थे, लेकिन तेज हवाओं ने उन्हें उड़ाकर कहीं और बरसने के लिए छोड़ दिया हो। कोई उन मोहब्बतों के लिए जो दूसरों से उसको नहीं मिलती तरस हो सकता है, लेकिन अब्बा की एक और असफलता थी। वह आदमी जो अपनी ही मोहब्बत निसंकोच दूसरों पर लुटाना चाहे लेकिन लुटा ना सके। ऐसी असफलता जो सन्नाटा बनकर आदमी के मन में बस जाती है। मायूसी समझिए, जैसे बादल उमड़ उमड़ कर उठते हों, झूम झूम कर छाते हों, लेकिन बरस ही न पाते हों, और उनके विशाल सीने में छुपा हुआ ठंडा मीठा पानी कंकड़ बनकर उनके अपने सीने का बोझ बन जाता हो। अब्बा के सीने में अपार मोहब्बत का जज्बा इसी प्रकार घुट घुट कर एक बोझ बन गया था। अब्बा सारी कैंडल कॉलोनी का अब्बा था। मैं भी नए किराएदार के नाते उनकी संतान में एक बुद्धि की हैसियत रखता था। पहले पहले जब मुझे अब्बा से वास्ता पड़ा था तो उसने मुझे कांच के सामान की दुकान से उठाए हुए मिट्टी के माधो की तरह बरता था। दुकान के मालिक ने अगर शीशे के सामान में मुझे भी सजा दिया था तो उसमें मेरा क्या दोष था, लेकिन खरीदार ने मुझे ही दोषी ठहराया कि मैं एक दुकान का हिस्सा नहीं था। मेरे इस जुर्म की अब्बा ने मुझे खूब सजा दी। मेरा जुर्म यही था कि मैं शहर के बीच में, जहाँ रहने की इच्छा में बड़े बड़े खाते पीते लोग अपनी मोटरों के टायर घिसते फिरते थे, लेकिन उन्हें रहने को इस कॉलोनी में मकान नहीं मिलता था। वहाँ मैं मोटरों के टायर नहीं, अपने जूते घिसता फिर रहा था। अब्बा ने मुझे सिर से पैर तक देखा था, फिर पैरों के से सिर तक। वह बिना किसी के साझेदारी की सारी कॉलोनी का मालिक था, जिसके कोई संतान नहीं थी। छोटे बड़े खूबसूरत से क्वार्टर और उसमें सजे हुए रंग बिरंगे सामान के बीच शीशे के बने हुए नाजुक नाजुक लोग। ये थे अब्बा के किराएदार, जो मोटरों से उड़ते थे, फर्श पर जूते पहनकर चलते थे। कॉलोनी की इसी कांच की दुकान में मैं भी अपनी मिट्टी के घरौंदे का सारा सामान लेकर चला आया, और यह सब कुछ उसी समय हो सका जब अब्बा ने मुझे उलट फेर कर अच्छी तरह परख लिया कि कहीं मैं टूटा फूटा तो नहीं हूँ, मुझ में कोई कसर नहीं है। घर के लिए मेरी ज़रूरत निश्चय ही ऐसी कि इस कॉलोनी का वह हिस्सा जो भाएं भाएं करता हुआ पड़ा है और सभी ने छोड़ दिया है, मुझे दिया जा सकता है। मुझे अब्बा ने इसके बावजूद 3 चक्कर कटवाए, और जब मैं निराश होकर इस विषय में मिलना छोड़ दिया तो वह स्वयं मुझे शहर के पुराने बाजार में अपनी लंबी चौड़ी कीमती सी कार में बैठा हुआ मिला। खुद उसके बुलाने पर जब मैं उसके निकट पहुंचा तो उसने कहा, क्यों साहिब, आपको मकान नहीं चाहिए? मुझे ऐसा लगा जैसे अब्बा रास्ता चलते किसी गरीब को छेड़ रहा हो, उसकी टोपी उछाल रहा हो। मैं कोशिश के बावजूद यह न कह सका कि मौलाना 3 दिन बिना नागा मैं आपके दर्शन दीदार के लिए उपस्थित नहीं हुआ था। मैं ऐसी बात कैसे कह सकता था? सो मैं कुछ भी न कह सका, बस बाँछें खिल रही थीं। मेरे जीवन की एक ऐसी आवश्यकता पूरी हो रही थी जिस आवश्यकता का अनुमान अल्लाह ताला को भी नहीं था। वह जो फर्श और अर्श पर, सीने और पत्थर में, डाल और पात पर, आग और पानी में, कांटे की नोक और फूल की पंखुड़ी में, जहाँ चाहे जिस समय चाहे रह सकता है, तो उसके लिए मकान की किल्लत की समस्या कोई समस्या नहीं है। इसलिए वह समस्या तो सिर्फ गरीब लोगों के ही हिस्से में आ सकती है, जिसके संबंध में आप उसे कुछ भी नहीं कह सकते। मैं इसलिए कुछ नहीं कहा, और इसलिए मैंने अब्बा को ऐसी मोहब्बत की नज़र से देखा जिसमें कृतज्ञता भी प्रकट होती थी, इसलिए कि वह मेरी जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत को पूरा कर रहा था, जिसका फ़ायदा मुझे हो रहा था। अल्लाह मियाँ ने नहीं किया है कि घर कोई रिज़्क तो नहीं है। अब मैं कैंडल कॉलोनी में अंतरिक्ष यात्री गैगरीन की तरह इस अंदाज में आया जैसे धरती और आकाश का विजेता हूँ, इसलिए कि मैंने अब्बा का दिल जीत लिया था।
जिसने मुझे अपनी कॉलोनी में रहने के लिए एक फ्लैट दिया था। कैंडल कॉलोनी में मुझसे कम दर्जे का कोई व्यक्ति नहीं था। दर्जे का निर्धारण मैंने मोटर और कुत्ते से किया था। लगभग हर एक के पास एक मोटर और एक या दो कुत्ते ज़रूर थे। ये कुत्ते दिन को कॉलोनी में अपने मालिकों के खिलाफ सम्मेलन करते और रात को इस मानसिक साधना में थक कर इस तरह सो रहते जैसे जानते हों कि आपस ही में एक का मालिक दूसरे के मालिक के घर में सेंध लगाना चाहता है और साथ ही एक दूसरे से डरा हुआ भी है। कॉलोनी के विभाजन और संपत्ति के बंटवारे के संबंध में ये विरोध इतने बढ़ गए हैं कि एक का मालिक दूसरे के मालिक से रात के अंधेरे में नहीं मिलता था। कुत्तों के बाहर से किसी राहमार का खटकाना था जो कभी अपनी नींद खराब करके रखवाली करने की ज़रूरत पड़ती। वे जानते थे कि कैंडल कॉलोनी में रहने वाले सारे के सारे लोग अपने मालिक की ही प्रशंसा में आते हैं, इसलिए कि ये सब के सब एक ही परिवार का सदस्य हैं। अगर उनमें कोई अनबन हो भी जाए तो कुत्ते इस लड़ाई झगड़े में कोई भूमिका अदा नहीं करते थे, नरक हरामी जैसा काम भी नहीं करते थे। इसलिए उनमें जो मोहब्बत और प्यार बढ़ रहा था, वे अपने सम्मेलन में अपने मालिकों के अच्छे बुरे कामों का न केवल अवलोकन ही करते थे बल्कि उन्हें जहनों में रिकॉर्ड भी कर लेते थे। कुत्ते के उस हारे मालिकों का अब्बा जैसे सरगना था, इसलिए भी उनके पास कुत्तों से अधिक और मोटरों से भी अधिक थी और उस समय तो सारी कॉलोनी का, जैसे कि मैंने कहा था, बिना किसी के साझेदारी के स्वामी भी था। शुरू में मैं कैंडल कॉलोनी में रहने वालों में शामिल हुआ था तो समझता था कि दूसरे सभी लोग भी मेरी भांति केवल किराएदार हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे मालूम हुआ कि ईरानी अली हुसैन जो अपनी बीवी को 7 पर्दों में छुपा कर रखता है, उस बीवी को उसके जिस्म पर सफ़ेद चमड़ी तो है परंतु मांस नहीं है। वह अब्बा का किराएदार है और हाँ, मेरे फ्लैट से बिल्कुल लगी हुई सिंधी स्त्री भी जो अपने भारी भरकम दोहरे बदन के बलबूते पर अपने पति को छोरा कहकर बुलाती थी, अब्बा की किराएदार थी। उस औरत का इकलौता बेटा जो छोटा सा था बहुत ही प्यारा था लेकिन बेहद शरारती। वह कैंडल कॉलोनी के सभी बच्चों से एक के बाद एक लड़ता झगड़ता भी था और जब उसके विरुद्ध कॉलोनी के बच्चों का साझा मोर्चा कायम हो जाता तो वह अन्य बच्चों को पीटकर अपनी माँ से जा चिपटता और सारे बच्चों की शिकायतें करता। पहलवान किस्म की सिंधी स्त्री पहले तो उसकी पीठ पर 2 हत्थड़ मारती, फिर बिफरी हुई शेरनी की तरह अपने फ्लैट से निकलकर एक एक बच्चे से लड़ती, बच्चों की माँओं से उलझती, बात पर अपने बच्चे के इकलौते होने का जिक्र कुछ इस प्रकार करती जैसे वह उसका दुर्भाग्य नहीं बल्कि कोई कारनामा है जो उसने सिर्फ एक बच्चा पैदा किया है, और फिर उसके पति को छोरा पुकारने लगती। तुम्हारे 2 हैं, मेरे तो एक ही है। तुम्हारे 3 हैं, मेरे तो एक ही है। तुम्हारे कितने सारे हैं, मेरे तो एक ही है। इस इंस्पेक्टर की पत्नी ने, जो इस कॉलोनी में मोटर के बजाय मोटरसाइकिल पर ही संतुष्ट थी, सिंधी औरत से एक दिन कहा, बहन जी, तुम्हारा एक ही है तो दूसरे चुपके से पैदा क्यों नहीं कर लेती? कॉलोनी भर में चीखती फिरती हो, मेरा तो एक ही है, मुझे तो एक ही है। तुम कहो तो मैं अपने पति से कहूँ। यह तो खैर गुजरी की सिंधी स्त्री ने बात नहीं समझी, वरना इंस्पेक्टर की बीवी बेचारी तो यूं ही चलती क्या हवाओं से डोलती थी और वह भी इस प्रकार जैसे पतंग थाप खाती हो। सिंधी औरत ने 2-4 चुम्बन भी बदले के लिए काफ़ी थे, लेकिन सिंधी स्त्री ने या तो बात सुनी नहीं या फिर समझी नहीं। कैंडल कॉलोनी की एक प्रसिद्ध हस्ती जो सारी कॉलोनी के जहनों में रात के गहरे अंधेरे के साथ साथ उभरती थी और पौ फटते ही उजाले में विलीन हो जाती थी, वह इंस्पेक्टर के छोटे भाई की हस्ती थी। यह एक साधारण सा लौंडा था जो अब्बा का निकट रिश्तेदार होने के नाते कॉलोनी का रिश्तेदार था, लेकिन बिना किसी आज्ञा के बगैर झिझक के प्रत्येक घर में प्रवेश नहीं कर सकता था। सिंधी स्त्री ईरानी और अली हुसैन दूध वाले गफूर मियाँ और मुझसे उसका रिश्ता न था, वैसे सारी कॉलोनी से उसका नाता यकीनी था।
यह लड़का भारत भर में घूम फिर कर घाट घाट का पानी पीता रहता, लेकिन रोटी के इंतजाम के लिए हर दूसरे तीसरे सप्ताह कैंडल कॉलोनी जरूर आता और अंधेरी की तरह लोगों के दिमाग पर छा जाता। कैंडल कॉलोनी का प्रत्येक घर उसके पोषक था और वह इस तरह से थोड़े थोड़े अंतराल में हर घर के हाथ साफ करता रहता था। चोरी के माल का लिहाज करते हुए उसके अंधेरे की अवधि निश्चित होती। कैंडल कॉलोनी से कदम बाहर निकाल कर जब वह अपने आस पड़ोस में अपने हाथ की सफाई का अभ्यास आरंभ किया तो इंस्पेक्टर बेचारा सरकारी वर्दी से सरकारी पिस्तौल निकाल कर सरकारी जूतों समेत उसके सीने पर चढ़ बैठा और अपने कर्तव्य के पालन में भाई होने पर भी कसर नहीं छोड़ी और उसे भली भांत बतला दिया कि जो कुछ करना हो बस कैंडल कॉलोनी में किया करो, इसलिए कि कॉलोनी का प्रत्येक घर उसका अपना घर है। वहाँ के रहने वाले उसके अपने लोग हैं, उनकी हर एक चीज़ उसकी अपनी है। भगवान जाने उस लौंडे को इस बात का पता कैसे चल गया कि मैं भी कैंडल कॉलोनी के मालिक को, जो सारी कॉलोनी का अब्बा है, अब्बा कहकर पुकारने लगा हूँ। बस इतना आभास होना था कि उसने मेरे घर को भी अपना घर समझा। और उन दिनों जब मैं नौकरी के सिलसिले में दौरे पर किसी ज़िले में गया हुआ था, घर के पिछले भाग में एक झरोखे से अंदर दाखिल होकर जो कुछ भी उसे मिल सकता था उसे उठा ले गया। इस चोरी हुए सामान की सूची इसलिए नीचे अंकित कर रहा हूँ ताकि आप यह सामान बरामद होने के लिए तुले हों तो सबका सब आपको भेंट कर दूँ। मैं आपकी इतनी सहायता कर सकता हूँ कि इस लौंडे का हाथ पकड़कर आपके हाथ में दे दूँ। सामान उसमें आप निकलवा लें और खुशी से उसे अपने घर में सुरक्षित रखें। और यह कार्य आप बहुत आसानी से कर सकते हैं बशर्ते कि आपका फ्लैट या घर कैंडल कॉलोनी में ना होकर और अब्बा के रिश्तेदार ना हो, नहीं तो यह लौंडा रिश्तेदारी के सहारे हमेशा बख्श दिया जाएगा। सामान की सूची इस प्रकार से थी: एक जर्मन टेबल घड़ी, एक थर्मस जिसका कांच नहीं था, एक पायदान जर्मन सिल्वर, एक इतरदान, एक कॉफ़ी सेट, एक धूप का चश्मा, एक नज़र का चश्मा, 2 पतलूने, एक कमीज, एक फाउंटेन पेन, कल्पना की 3 सारिका और धर्मयुग की 2-2 प्रतियाँ, दास्तान गो का कहानी अंक और दास्तान लतीफ़ का वार्षिक अंक, एक उर्दू किताब बाप बेटे, एक अंग्रेजी पुस्तक यामादेपिट, एक फटी हुई किताब इंटीमेसी का आवरण, 11 सिगरेट की डिब्बियाँ जिनमें कुछ खाली भी थीं, सोडे की 3 शीशियाँ जिनमें एक भरी हुई थी, विस्की का एक निब जो मैंने मनोरंजन के तौर पर पीने के लिए रखा है, और कुछ भी होगा जो मुझे इस समय याद नहीं आ रहा। दूध वाले गफूर मियाँ का संबंध में तो मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं। मुड़ी सींगों की चिकनी चुपड़ी ढेर सारा दूध देने वाली भैंसें गफूर मियाँ के कारोबार बढ़ाने के लिए स्वयं एक विज्ञापन थी। लोग उन भैंसों को देखकर उनके दूध का अनुमान लगा लेते और उनकी नज़रों में मलाई और मक्खन से भरे सपने संजोए जाते। गफूर मियाँ बड़ी सावधानी बड़े तरीके से ग्राहकों के सामने ही दूध निकालते और उनकी यह कला कोई भी देख नहीं पाता कि वह किस प्रकार अपनी कमर के गिर्द लिपटी हुई साइकिल की ट्यूब में जिसमें पानी भरा होता है रबड़ की नली लगाकर दूध में मीठा और साफ पानी मिला देते हैं। इस इंस्पेक्टर के फ्लैट के नीचे वाले हिस्से में 2 बूढ़ी बड़ी मुश्किल की हालत में रहती हैं। ये अब्बा के स्वर्गीय भाई की निशानियां हैं जिन्होंने कभी भले दिन जरूर देखे होंगे, परंतु जिस प्रकार उजाले से अंधेरा भागता है आजकल उन बूढ़ियों के भले दिन इसी तरह भागते रहते हैं। और इस भरी पूरी कैंडल कॉलोनी के संसार में जहाँ मोटरों की चकाचौंध है, ये बूढ़ियाँ अपनी 3-4 बतकों, 4-6 मुर्गियों और एक काली बकरी के पीछे सुबह से शाम तक चाव से इस प्रकार व्यस्त रहती हैं जैसे वो जानती हों कि कैंडल कॉलोनी में सभी लोग अपनी बतख और मुर्गियों के सहारे ही चमकती दमकती मोटरों तक पहुँचे हैं। ये बूढ़ियाँ इंसानों की बस्ती में आत्माएं प्रतीत होती हैं जो अपने अतीत को ढूंढती फिर रही हों। अब्बा ने गफूर मियाँ के पास एक भैंस खरीद कर छोड़ रखी है।
बदले में वह प्रतिदिन 3 पाव दूध अब्बा को देता है और आध सेर दूध की अब्बा के इन बूढ़ियों के लिए व्यवस्था करवा दी है। एक दूसरी की आंख बचाकर ये बूढ़ियाँ कभी कभी अपने हिस्से से अधिक दूध पी जाती हैं और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही के स्वर्गीय पति अपने कब्रों से उठाए जाते हैं, फिर सुलाए जाते हैं, फिर उठाए जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन दूध मिलने से दोनों अपने आपस की घुल मिल चुकी होती हैं और अब्बा के दूध में से पाव भर दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला देती हैं। मेरे फ्लैट के बाईं ओर अब्बा का एक रिश्तेदार मेजर रसीदुद्दीन खां रहता है। संभवतः यह अब्बा के किसी स्वर्गीय भाई की चहेती बेटे का चहेती पति होने के नाते अब्बा को भी बहुत प्यारा है। अब्बा को वैसे कॉलोनी में प्रत्येक व्यक्ति प्यारा है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे कॉलोनी के किसी भी व्यक्ति को अब्बा के प्यार दुलार की आवश्यकता नहीं है और जिस वस्तु की आवश्यकता उन्हें है वह अब्बा जानता है। लेकिन अब्बा असूलों का आदमी है। वह समय की प्रतीक्षा में है कि उन लोगों को वे सारी वस्तुएं दे दे जिनकी कीमत उनकी दृष्टि से अब्बा के प्यार से अधिक नहीं है। मैं तो आपको मेजर रसीदुद्दीन के बारे में बता रहा था कि अब्बा बीच में आ टपका। अब्बा का व्यक्तित्व कुछ ऐसा प्रभावशाली है कि आप कैंडल कॉलोनी के नाम लें तो इस कॉलोनी में चप्पे चप्पे पर अब्बा छाया हुआ नजर आएगा। घर घर में अब्बा की परछाई दिखाई देगी। अब्बा एक प्रकार से कैंडल कॉलोनी का केंद्र है। अब्बा के अस्तित्व को कैंडल कॉलोनी से हटा दीजिए तो समझो वह सारी कॉलोनी ही अस्त व्यस्त हो जाएगी। इस कॉलोनी की सीमाओं में एक आदमी दूसरे आदमी को पहचानेगा भी नहीं। कागज़, कलम और बर्छे भाले लेकर लोग कॉलोनी के टुकड़े टुकड़े करके उसका विभाजन करने के लिए कभी एक दूसरे पर झपटेंगे, कभी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अदालत के दरवाजे की समानता से भी मैंने इस हंगामे और अस्त व्यस्तता के वातावरण में कागज़ और कलम का नाम भी लिया है। नहीं तो कागज़ और कलम का यहाँ क्या काम। मैं कहना यही चाहता था कि अब्बा का अस्तित्व रहे न रहे तो फिर इस अस्त व्यस्तता, इस ईर्ष्या, इस आग और गोला बारूद का फजा में जहाँ भाई भाई को देखकर मुंह फेर लेता है, जहाँ परिवार में बड़ी बूढ़ियाँ खंडहरों से आई आत्माओं की भांति अपने अतीत को तलाश करती फिरती हैं, वहाँ मनुष्य को कैसे पहचान सकता है। और मेरे कान में आने वाले वक्त के वे धमाके सुनाई दे रहे हैं जब कैंडल कॉलोनी ज्यों की त्यों धरी की धरी रह जाएगी, लेकिन इसमें तपिश छिन जाएगी। तपिश जो जिंदगी का दूसरा नाम है, उसमें पार्क होने वाली मोटरें अपनी रोशनी जला जला कर एक दूसरे को घूरेंगी परंतु पहचान नहीं पाएंगी। कॉलोनी के कुत्ते एक स्थान पर इकट्ठे होकर कॉन्फ्रेंस करेंगे और जब उनकी मौत के सन्नाटे सारी कॉलोनी में रेंगते नजर आएंगे तो वे उन्हीं सन्नाटों में भौं भौं करके जीवन की भिक्षा मांगेंगे। अभी मेरी कैंडल कॉलोनी के वासियों को यह तो पता ही नहीं कि एक मोहब्बत की मौत एक अर्थव्यवस्था की मौत होती है और इस मृत्यु और जीवन के बीच अब्बा का अस्तित्व एक पारस्परिक संपर्क सूत्र बना हुआ है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे सारी कॉलोनी के रहने वाले किसी बाहरी खाई में टूटेंगे अंधेरे में कॉलोनी समस्त डूब जाने के लिए अपना सारा प्रबल बल प्रयोग कर रही हो, केवल इस कल्पना में कि इस घाटी के तह में हीरे जवाहरातों की ढेरियाँ छुपी हुई हैं और अब्बा बेचारा अकेला है, बिल्कुल अकेला। सारी कैंडल कॉलोनी का एक मजबूत रस्सी से बांधे खाई के किनारे खड़ा हुआ कॉलोनी के ऊपर उठने वाले अंतिम बार अपना सारा जोर, अपनी सारी शक्ति लगा रहा है। लेकिन रस्सी टूट जाने का डर है। मुझे एक और डर भी है, रस्सी टूटने से पहले अब्बा की सांस टूट जाए तो, इसलिए कि वह अकेला किनारे पर खड़ा हाँफ रहा है और उसके हाथ पांव शिथिल हो गए हैं। मैं फिर कहाँ से कहाँ जा पहुँचा हूँ। मैं तो आपको मेजर रसीदुद्दीन खान की बात करने वाला था। मेजर रसीदुद्दीन खां कॉलोनी भर में सबके प्रिय हैं। मेजर एक विचित्र व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आप उनसे सिवा रौब के किसी भी साधारण विषय पर बात कर सकते हैं। वह आजकल विभिन्न प्रकार का व्यापार करते हैं। आदमी तेज हैं, समय के उतार चढ़ाव से उनकी बहुत अच्छी समझ है।
कॉलोनी की संपत्ति पर अपनी संपन्नता का नींव वो रखते हैं। पुलिस कार्यवाही के बाद उनको हैदराबाद सेना से अलग कर दिया गया था, लेकिन आज सैनिक अधिकारी की कोई निशानी उनके पास नहीं है। उनके मिलने वालों का इतना बड़ा विशाल, कम से कम ऐसे व्यक्तित्व को मैंने नहीं देखा। भली भांति के लोग जो हैं उनसे मिलने आते रहते हैं। मिलने जुलने वालों को देखकर किसी को अपनी विलक्षणता और व्यक्तित्व के बारे में कोई मत कायम नहीं किया जा सकता। लेकिन मेजर रशीदुद्दीन का एक मामला दूसरा है, इसलिए कि उनके पास मित्र और ज़रूरत का जो सामान है एक तरह से आता है। ताली बजती और मेजर खिड़की से सिर बाहर निकाल लेता है। एक बार एक रिक्शे में जलमिल मछली की भांति तड़पती हुई एक औरत मेजर के पास आई और मैं तो देखकर हैरान हो गया। लेकिन कुछ ही देर के बाद मैंने देखा कि मेजर छुरी हाथ में लिए सूरज की ओर मुंह करके आंखें बंद करके झूम झूम कर कुछ पढ़ रहा है और छुरी पर फूंक मारकर बेहद सावधानी से औरत के नंगे पेट पर सलीब के निशान बना रहा है, जो बन नहीं रहे हैं इसलिए कि औरत का पेट कोई कागज़ नहीं है और मेजर की छुरी भी कोई कलम नहीं है। लेकिन वह ज्यों ज्यों ऐसा करता है, स्त्री की तड़प शांति में बदलती जाती है। मेजर रशीदुद्दीन खां ने दूसरे विश्व युद्ध में सिंगापुर में से जापानियों द्वारा गिरफ्तार होकर जो जीवन गुजारा है, उसकी दास्तान जितनी लंबी है उतनी ही दर्द भरी भी है। इस समय इतनी बात दिमाग में रखिए कि मेजर रशीदुद्दीन, जिसके चेहरे की दूसरे विश्व युद्ध की क्रूरता ने बहुत ही विकृत बना दिया है, मौत से इस प्रकार आंखें मिलाता रहा है कि मौत हमेशा उसके सामने शर्मिंदा ही हो गई है। कैंडल कॉलोनी की विशेषताओं के आपके सामने मेरे रखने की बड़ी कठिन समस्या है। इस कॉलोनी में कदम कदम पर प्यार मिलता है, छोटों से बड़ों से, अपनी उम्र के लोगों से। लेकिन इसके बावजूद भी इस प्यार को प्यार कहते हुए मैं डरता हूँ और मुझे मालूम है कि कॉलोनी में सारे प्यार की आयु भी दीदार के एक क्षण की तरह कम होती है, जबकि दीदार का एक क्षण इस संसार में सारी उम्र में प्यार हो सकता है। परंतु मैं इस संक्षिप्त से प्यार को लंबा करके के गुण भी जानता हूँ। मुझे पता है कि यदि इस प्यार में कोई चीज़ रुकावट है तो वह है कैंडल कॉलोनी। अपनी पारस्परिक संपत्ति के रूप में यह कॉलोनी यहाँ बनने वाले परिवार के सदस्यों के दिलों में ऐसे इंजेक्शन लगा रही है जिनके प्यार के नशे उतर रहे हैं। आदमी के अंदर छिपे हुए ऐसे जज्बे जागृत हो रहे हैं जो प्यार की उम्र को कम करते हैं, धीरे धीरे बड़े सलीके से उनकी हत्या कर देते हैं। अब्बा का एक छोटा भाई है जिसे कॉलोनी में ज़्यादातर लोग चाचा कहते हैं। अब्बा के और उस चाचा के बीच कैंडल कॉलोनी सबसे बड़ी रुकावट है। अब्बा जिस दिशा में देखता है, चाचा उस दिशा में देख ही नहीं सकता, इसलिए कि उस केंद्र पर जिसे दोनों एक साथ देख रहे हों, दोनों की नज़रें जो मिलती हैं, लेकिन चाचा की पत्नी, जिसे कॉलोनी के सारे लोग चाची कहकर नहीं पुकारते, बड़ी समझदार और सुशील स्त्री है। अब्बा और चाचा के आपसी विरोधों के बावजूद वह बुजुर्ग होने के नाते अब्बा का बहुत आदर करती है। मुझे इस कॉलोनी में ऐसा मालूम होता है कि लोग एक सुंदर से सपने में हर चीज़ को सजाकर अब्बा के सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि इस सजावट के नीचे अब्बा की दृष्टि ना जा सके। चाचा की पत्नी, जिसे सब चाची नहीं कहते, कुछ इस प्रकार की भूमिका दूसरों से अधिक ही अदा करती है। चाची की बेटी की सुंदरता कॉलोनी के बाहर भी दूर दूर तक प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्धि में सच पूछिए तो चाची की बेटी के हुस्न का हिस्सा कम है और व्यक्तित्व का अधिक है। कुछ व्यक्तित्व ऐसे आकर्षक होते हैं जिन्हें देखते ही रहना बड़ा अच्छा लगता है। गौर कीजिए तो इसमें वह आकर्षण उनकी असाधारण सुंदरता के कारण नहीं होता, जबकि वह इतनी सुंदर है ही नहीं। चाची की इस बेटी की सुंदरता उसकी समझदारी और रखरखाव के कारण निखरती है। वे नज़रें जो दुनिया भर में देख लेने का यत्न करती हों, लेकिन अपनी निगाह के गालिब के कथनानुसार निगाह बनने नहीं देती। कॉलोनी की यह दिलचोर सुंदरी कॉलोनी के अब्बा और कॉलोनी के चाचा अथवा उसके अपने अब्बा और उसके सामने चाचा की फूट में भी गलत अंदाज निगाह से देखा करती है।
जैसे रास्ते में पड़े दीदार की अभिलाषी हो। अब्बा के वे दिन सुनहरे दिन थे जिन दिनों अब्बा की चहेती बीवी जीवित थी। अब्बा को उसमें संसार भर की मोहब्बत मिल गई थी। इस असाधारण शक्ल सूरत ने निसंदेह कॉलोनी भर के दिलों पर राज किया था। अब्बा तो जाहिर है कि ऐसे में संसार विजेता था जिसने उस औरत का दिल जीत लिया था, जिसके अधीन उसने प्रत्येक छोटे बड़े मिलने वालों का दिल था। परंतु उस स्त्री ने जीवन में ही नाता तोड़ लिया तो उसके अपार प्रेम को अब्बा ने उजड़े दिल से एक शून्य पैदा कर दिया था और अब्बा हर झूठी मोहब्बत के पीछे आंखें मूंद कर पागलों की तरह दौड़ता नजर आता और वह सारे प्यार को कैंडल कॉलोनी की सोना उगलने वाली संपत्ति के सहारे आज तक ज्यों की त्यों जीवित थे। बीमार होकर अंतिम सांसें ले रहे हैं तो अब्बा बौखला गया है। वह कॉलोनी के सन्नाटों में पायल की छन छन सुनना चाहता है। वह वीरानियों में जिंदगी की चहल पहल को तलाश करता है। वह कैंडल कॉलोनी में एक ऐसा दीपक जलाए बैठा है जिसकी जोत कॉलोनी के हर रहने वाले के दूसरे दिल पर रास्ता दिखा सके। लेकिन लोग इस जोत के सहारे एक दूसरे के दिल में दाखिल होने के बजाय एक दूसरे के दिल से निकलकर कॉलोनी में ही जमा हो रहे हैं। जब अब्बा यह देख लेता है कि उसने जो दीपक जला रखा है उसकी लौ में इतने सारे कॉलोनी में रहने वाले लोगों को कांप उठती है तो वह इन सभी को साथ लेकर कैंडल कॉलोनी से भी भाग खड़ा होता है। सैर सपाटे और मनोरंजन के लिए नए नए आकर्षण स्थानों पर उन सबको ले जाता है, निसंकोच खर्च करता है। हंसी खुशी मुस्कुराहटे कह कहे उमंगे तरंगे शोरगुल खेल तमाशे। कॉलोनी का छोटा प्रत्येक व्यक्ति जब उसके चारों ओर खुश और संतुष्ट होता है तो अब्बा का चेहरा देखने योग्य होता है। वह सिर से पांव तक एक दीपक बन जाता है जिसकी बत्ती तेल की अंतिम बूंद तक जलना चाहती हो और जो अपनी इस पल भर की रोशनी जिंदगी से संतुष्ट हो, जिसके चारों ओर परवाने नृत्य कर रहे हों। अब्बा के बाद कैंडल कॉलोनी का जो कुछ होगा वह तो मेरी दृष्टि में है, परंतु अब्बा के बाद उस अब्बा का क्या होगा जो कभी नहीं मरेगा। एक दिन मेरा बदन सख्त बुखार से जल रहा था। उन दिनों बड़े जोरों की गर्मी पड़ रही थी। अब्बा मेरी बीमार पुरसी को ले आया। उसने एयर कंडीशन वाले कमरे से निकलकर मेरे फ्लैट तक आते आते अपना चेहरा तपिश से धमका लिया था। उसने कुशल मंगल पूछी और मेरे पास बैठ गया तो मैंने पंखा उसके हाथों में थमा दिया ताकि वह जोर की गर्मी को नहीं, गर्मी के एहसास को दूर कर सके। कहने लगा, फ्लैट तो भट्टी की भांति तपता है, इस वातावरण में तुम भला कैसे स्वस्थ हो सकोगी। मैंने मजाक के तौर पर कह दिया, आप ही का तो फ्लैट है, एक खिड़की का पंखा यहाँ भी लगवा दीजिए ना। सारी कॉलोनी में एक मेरा ही फ्लैट पंखे के बगैर है। संध्या समय उसकी मोटर फ्लैट के सामने रुकी तो वह एक स्वयं टेबल फैन उठाए हुए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और कुछ ऐसी परेशानी नज़रों के चारों तरफ देख रहा था जैसे पंखा मेरे फ्लैट पर नहीं, माल सीमा पार पहुंचा रहा हो। लौटने लगा तो बड़ी लज्जा के साथ मुझसे कहने लगा, किसी को बताना मत कि यह पंखा मैंने तुम्हें दिया है। क्यों नहीं बताऊंगा, यह तो आपकी कृपा है, मैंने अनुरोध किया। मेरे लोग बुरा मानते हैं, वह मुस्कराया। पंखे पर बेकी हुई रात सुरक्षित रखी जाती तो मेरे पीछे बंटवारे में उन्हीं के काम आती, समझे कुछ। तो ये थी छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी? यदि मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।